कंपनी फॉर्म ऑफ ये ना ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज मतलब संस्थान हो गया, ठीक है। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, जो बिजनेस यूनिट है संस्था। उसको, जो बिजनेस करने का यूनिट है उसको एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। अब प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, और ग्लोबल क्या होता है। गुड ग्लोबल। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसके बारे में आज हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अभी तो प्रवचन लिखा हुआ है, प्रवचन से दूर सीधे आते हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जो प्राइवेट एंटरप्राइज है, पब्लिक एंटरप्राइज है ना, एंटरप्राइज मतलब क्या, बिजनेस। तो जो प्राइवेट सेक्टर में होगा वो प्राइवेट एंटरप्राइज, और जो पब्लिक सेक्टर में होगा वो पब्लिक, पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है। तो हम लोग को लिखना है कि भैया ये चीजें क्या है। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल और लार्ज, इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग, प्राइवेटली ऑन द गवर्नमेंट ऑन, एग्जिस्टिंग इन आवर इकोनॉमी, हमारे देश में, हमारे कंट्री में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। This organization affect our daily economic life and therefore becomes part of the Indian economy. ठीक है। Since the Indian economy consisted of both privately owned and government owned business enterprise, बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ये प्राइवेटली owned भी होता है और क्या होता है, गवर्नमेंट ओन भी। होता है ना, ठीक है। Yes. The government of India has opted for a mixed economy where both private and government enterprises are allowed to operate, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी होता है और क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी होता गवर्नमेंट सेक्टर भी। है, ठीक है, जिसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं, दोनों ही होते हैं। द इकोनॉमी देयरफॉर विच बी क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक इस सेक्टर। तरीके से चूंकि प्राइवेट ओनरशिप भी है और पब्लिक ओनरशिप भी है हमारे देश के अंदर में, है ना। इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमी है ये दो भागों में विभाजित है। एक भाग इसका प्राइवेट सेक्टर है, दूसरा भाग क्या है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्टेड ऑफ बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, तो इसमें वो बिजनेस आते हैं, बिजनेस ऑन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप होगा, किसी एक इंसान का बिजनेस होगा, या 3-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो होगा, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस है यहाँ पे। As you have learned in the previous chapter, the various forms of business organization, sole proprietorship, अगड़म बकड़म, company दिया हुआ है। The public sector consists of various organizations owned and managed by government. पब्लिक सेक्टर में क्या बोला, गवर्नमेंट ओन करता है। वो पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस यूनिट होंगे वो आपके ओन और मैनेज होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, और जो प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस होंगे वो ओन और मैनेज होंगे किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंडिविजुअल। ठीक है। This organization may either be partially or wholly owned by the central or state government. They may also be a part of the ministry or come into existence by a special act of the parliament. अब देखिए जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, तो पब्लिक सेक्टर में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, जो कंपनी आएंगी, ये इसमें हो सकता है कि पूरा का पूरा इसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा हो, यानी पूरा ओनरशिप किसका हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का हो, या दोनों का क्या हो, मिक्सअप हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी आपको स्पेशल एक्ट पास करके भी क्या किया जाता है, कानून में एक स्पेशल एक्ट पास करके भी आपको कुछ इंटरप्राइज का बनाया जाता है, जिनको कॉर्पोरेशंस कहते हैं। आगे हम उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। The government in its industrial policy resolution from time to time defines the area of activities in which the private sector and public sectors are allowed to operate. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि समय समय पे अपना एक नियम कानून बनाते रहती है, और इसके नियम कानून के थ्रू वो बताती है, पॉलिसी के थ्रू, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, कि किस एरिया में प्राइवेट सेक्टर काम करेगा और किस एरिया में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट पब्लिक काम करेगी, सेक्टर। ठीक है। जैसे मान लीजिए बिजली उत्पादन है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आज के समय में भी कौन देखता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोले हम, याद बात समझिएगा मेरा, हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोले हैं, हम क्या बोले हैं, हम प्रोडक्शन बोले हैं। प्रोडक्शन अलग चीज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अलग है। अलग। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि हम बना दिए, अब इसको ग्राहक तक पहुंचाने का जो काम होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो कितनी बार लोग आजकल गलतफहमी में चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि बिजली उजली अब क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया है। तो प्राइवेट नहीं हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है किस चीज का काम, डिस्ट्रीब्यूशन करने का। डिस्ट्रीब्यूशन का,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन देखेगी? प्राइवेट कंपनी। तो ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड द अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। The role of the private and public sector were clearly defined, and the government, through various acts and regulations, was overseeing the economic activities of the both private and public sector. The Industrial Policy Resolution, देखिए 1948 के बाद कौन सा आ रहा है? 1956। तो 1956 में क्या कहा गया है देखते हैं। Had laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization. आपको याद होगा कि 1947 में हम लोग आजाद हुए हैं, है ना? यस सर। तो 1947 में जब आजाद हुए तो अंग्रेज हमको बहुत सारा सोना चांदी दे के गए थे? नहीं गए थे ना, कुछ भी नहीं दे के गए थे। ठीक है, हम लोग कबाड़ा एकदम मतलब क्या बोलते हैं, भिखारी जैसे हालत में छोड़ के गए थे इंडिया को। अब उस समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ करना, बढ़ाना, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर इंप्रूव होगा, है ना? तो ये चीज पूरा डिपेंड करता था किस पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। यस सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा, जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी ना लोगों को काम मिलेगा। यस सर। तो इस बात को देखते हुए 1956 में लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ठीक है, आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 जो था उसमें कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव मेंशन किए गए थे, ठीक है, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए, ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करे कौन? पब्लिक सेक्टर, जिससे कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तेजी से क्या हो? एक्सेलरेट हो, यानी कि बढ़े, ठीक है। The public sector was given a lot of importance, but at the same time, mutual dependency of public and private sector was emphasized. अब ये जो कहानी चल रहा है 1956 वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये कहानी 1956 से शुरू होकर के तो 1956 में आईपीआर आ रहा है, आईपीआर 1956। इसके जो भी पॉलिसीज थे वो फॉलो हो रहे हैं आपको टिल 1990 तक। 1990 में क्या हुआ कि पूरे देश का बैंड बच चुका था, ठीक है। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व होता है, दूसरे देश का जो करेंसी वगैरह होता है, उसकी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। और आपको पता होगा कि हमारे देश में पेट्रोलियम डीजल सब बनता नहीं ना है, बाहर से क्या होता है? आता है। तो बाहर से जो आप चीज लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो पेमेंट होता है वो तो विदेशी करेंसी में होता है ना। यस सर। तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी, ठीक है। इतना कम बचा था कि 2 सप्ताह से ज्यादा का हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते थे उस मूवमेंट में। और उस बात को देखते हुए 1991 में 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अर्लियर पॉलिसी। 1991 में बोले ना कि 90 तक 1990 तक जो आपका पॉलिसी चला कौन सा? आईपीआर वाला, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, यानी जो सरकारी कंपनियां थी इनको सारा काम वही देखती थी। लेकिन 1990 के बाद 1991 में एनईपी आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो जब आता है तो पूरा का पूरा कहानी ही क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से रिलायंस, टाटा, ये सब जिसको आप देख रहे हैं उठते हुए, ये सारी कंपनियां जो आपको मतलब टाटा तो बहुत पहले से है, लेकिन रिलायंस वगैरह ये सब कुछ का जो ये हुआ है, क्या वो इवोल्यूशन हुआ है या इतना तेजी से ग्रोथ हुआ है, वो 1991 के बाद ही हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब में दिक्कत क्या है ना कि कंटेंट थोड़ा सा, चूंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा ये रखते हैं, मतलब कॉम्प्रेस तरीके से लिखते हैं। इसको समझने के लिए अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, आपको हिस्टोरिकल चीजें नहीं पता, एस्पेक्ट नहीं पता, तो थोड़ा सा आप लोग को पढ़ने में क्या होगा? दिक्कत आ सकता है, ठीक है। The government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector। देखिए अब 90 तक पॉलिसी क्या रही है सरकार की कि 90 तक ये लोग पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि सरकारी सब काम देखेगी, है ना। लेकिन 90 के बाद जैसे ही एनईपी आता है 1991 में, तो उसमें आपको अब सरकार क्या करती है कि जितना भी लॉस मेकिंग एंटिटीज था, यानी लॉस मेकिंग जो भी इंटरप्राइज गवर्नमेंट की, ठीक है, सबको बेचना शुरू कर देते हैं। किसको? प्राइवेट, ठीक है। दे स्टार्ट सेलिंग इट टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट को बेचना शुरू कर देते हैं।
और प्राइवेट सेक्टर को पहले ज़्यादा फ्रीडम भी दे दिया गया। एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज इनवाइटेड फ्रॉम बिजनेस हाउसेज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एनईपी जब आ रहा है तो उसी में आपको ये पॉलिसी लाया गया कि बाहर से जो भी इन्वेस्टर हैं उनको इन्वाइट किया जाए कि वो इंडिया में आए और क्या करें, पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, या कंपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। 10 multinational corporations or global enterprise which operate in more than one country gained entry into the Indian economy, इकोनॉमी। ठीक है। तो हमको एक ऊपर ओवरव्यू मिल गया कि पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइज होता क्या है। प्राइवेट जिसमें प्राइवेट ओनरशिप है, इंडिविजुअल्स लोग उसके मालिक हैं। पब्लिक जिसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप है। और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनका जो काम धाम है वो एक देश से क्या है, एक से ज्यादा देशों में जो कंपनियां क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, जो बिजनेस यूनिट ऑपरेट करते हैं, उन्हें कौन सा एंटरप्राइज कहते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये आपका था प्राइवेट एंटरप्राइज, सर पब्लिक वो जो एंटरप्राइज। हाँ बोलिए। सर वो पब्लिक सेक्टर है उसको गवर्नमेंट ओन करता है, तो फिर पब्लिक सेक्टर नाम क्यों है? मतलब गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकता है। हाँ कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, एकदम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी क्या नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं जो कुछ भी है वो पब्लिक का ही ना है, यस सर। ठीक है। पब्लिक से ना लेके गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है, गवर्नमेंट के पास मतलब अपना पैसा का पेट पूरन लगा हुआ है। इसलिए जब भी पब्लिक वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही है, ठीक है। यस सर। इसके बाद आ रहा है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब एक बात समझिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आप समझ गए कि जिसमें गवर्नमेंट यस ओनरशिप सर। हो। अब ये गवर्नमेंट ओन्ड जो पब्लिक सेक्टर है ये कितने तरीके से फॉर्म हो सकता है, मतलब इसका सब टाइप क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, वो चीज डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे एंटरप्राइज फॉर्म हो सकता है या तो प्राइवेट सेक्टर में, नहीं तो पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर में किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, कौन कॉर्पोरेशन होगा, कौन कंपनी कहलाएगा, कौन क्या कहलाएगा, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अब इस टॉपिक में आगे नेक्स्ट, तो देखिए ये रहा आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर है, एक तरफ कौन है, प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में आप बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, कंपनी, मल्टीनेशनल, कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, पढ़े हैं ना। यस सर। और इधर पब्लिक सेक्टर जो है यानी गवर्नमेंट कंपनी जो है ये फॉर्म हो सकती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के रूप में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के रूप में, और गवर्नमेंट कंपनीज कंपनीज के रूप में, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि ये सारा तो हम लोग को ऑलरेडी क्या है, पता है। पता है। In the public sector, as it grows, an important question arises in respect of how it is to be organized or what form of organization it should take. The government has a major role to play in the formation of public sector, but the government acts through its people, its offices, employees, and they take decision on behalf of the government. For this purpose, public enterprises were formed by the government to participate in the economic activities of the country, ठीक है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर का जो फॉर्मेशन ही है ना वो किस चीज पे निर्भर करता है, वो बनाया गया है क्या, किस लिए, ताकि जो कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो क्या हो, तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, जो मेन मकसद है उसके पीछे, ठीक है। तो दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोल रहा है ना, इन द कंट्री इन टुडेज लिबरलाइज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। दिस पब्लिक enterprises आर ओन्ड बाय पब्लिक एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है कि इस पे जो भी पैसा लगा है लोगों का पैसा ही लगा है ना, आप टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं सरकार को, यस सर। और उस पैसे से सरकार क्या कर रही है, कंपनी फॉर्मेशन कर रही है। तो जब पब्लिक का ही पैसा लगा है तो पब्लिक के प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है, कि मतलब पब्लिक के लिए वो काम करे, ये कंपनियां किसके लिए काम करें, पब्लिक के लिए, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप,
public fund being used for its activity and public accountability. A public enterprise may take a particular form of its organization depending upon the nature of its operation and its relationship with the government. The suitability of particular form, अब सीधे यहाँ पे आ जाइए। तो एक पब्लिक इंटरप्राइज को हम लोग कितने फॉर्म में कर सकते हैं? 3 फॉर्म में है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक enterprise. These enterprises are established as a department of the ministry and are considered part of an extension of the ministry itself. देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरप्राइज है इसको एक मिनिस्ट्री का रूप दे दिया जाता है, मंत्रालय। सुनते हैं ना, होम मिनिस्टर। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पे मिनिस्ट्री दे दिया जाता है। और आपको पता है, बताइए इसके लिए कोई एग्जांपल। रेलवे सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रेलवे जो हमारा है, इंडियन रेलवे के लिए एक पूरा मंत्रालय है ना? यस सर। रेल मिनिस्टर हमारे यहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। ठीक है, तो जो रेलवेज है, रेलवे एक तरीके से तो एक एंटरप्राइज है, एक बिजनेस है ना जी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को इस काम को देखना था, तो गवर्नमेंट बोली कि हम इसको कंपनी के फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम इसको किस फॉर्म में रखेंगे? हम इसको रखेंगे किस फॉर्म में? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे होता है? तो फॉर्म एज मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट के एक पार्ट, एक मंत्रालय के रूप में ही क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, द गवर्नमेंट फंक्शन थ्रू दिस डिपार्टमेंट्स एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो आपके यहाँ पे क्या क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फॉर्म किया गया एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के रूप में, और वहाँ मिनिस्ट्री बना दिया गया इसको। अब ये जो भी काम करेगा रेलवे, ये पूरे गवर्नमेंट के कामकाज का ही क्या होगा? हिस्सा होगा। जैसे अगर आज के टाइम में ट्रेन अगर पलट गई, उलट गई, धक्का लग गया, कुछ भी हो गया, तो लोग सीधे गवर्नमेंट पे आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं। ये सब सरकार की गलती है, सरकार ने किया है। ठीक है, लेकिन अगर यही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं होता तो इसमें डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, they have not been constituted as autonomous or independent institutions, as such are not independent legal entity. They act through the officers of the government and its employees are government employees. ठीक है, ये जो भी कामकाज होता है ऐसे किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो सरकार के ऑफिसर्स क्या करते हैं? इस काम को देखते हैं, करते हैं। जो भी लोग इसमें काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाएंगे। ठीक है, दिस अंडरटेकिंग्स मे बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट and the rules of central and state government are applicable. Example of these undertakings are railway and post and telegraph department. ठीक है, तो इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट है। फीचर्स क्या है? आइए फीचर्स फटाफट देखते हैं। The main characteristics of departmental undertakings are as follow. The funding of this enterprise come directly from the government treasury and are an annual appropriation from the budget of the government. The revenue earned by this is also paid into the treasury. बात समझिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का खजाना है ना, जो ट्रेजरी है, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट पैसा आता है इनके कामकाज के लिए, और जो ये इनकम जनरेट करेंगे वो भी सीधे क्या होगा? गवर्नमेंट के खजाने में क्या किया जाएगा। ठीक है, इसमें बीच में कोई नहीं होता है, तो इनको फंड का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे बहुत सी सरकारी कंपनियां हैं जो बंद होने के कगार पे आ गई हैं, जैसे BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, सुने हैं लोग? यस सर। तो BSNL अभी बहुत बुरी हालत में है। वो ऐसा क्यों है? अगर वो भी अगर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता तो उसका इतना बुरा हालत नहीं होता। कहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार का जो खजाना है वो डायरेक्ट अवेलेबल होता है उसके कामकाज के लिए। अभी क्या होता है? डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट फंडिंग करेगी अपने पास से तो उसको पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, खजाने में से डायरेक्ट आप एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए ही क्या है? उपलब्ध होता है।
दूसरा पॉइंट आपको ये बोला गया, दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटीज। गवर्नमेंट की जो बाकी एक्टिविटीज हैं इसमें ये हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग या ऑडिट जो भी है गवर्नमेंट का, कि कितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है इनको, कितना ले रही है, क्या चीज कर रही है, इसका ये चाहे तो अता पता लगा सकते हैं। ये चीज का इनको छूट रहता है, मतलब ये गवर्नमेंट से सवाल जवाब कर सकते हैं। कौन? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कि हमारे लिए क्या नहीं आ रहा है या कितना पैसा हमारे लिए आया, उसका सब ब्यौरा क्या करो तुम हमको दो। सरकार से सीधे सवाल जवाब ये कर सकते हैं। The employees of the enterprise are government servant and their recruitment and conditions of services are same as that of other employees directly under the government। ठीक है, यहाँ मतलब समझिएगा, अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं तो जैसे बाकी गवर्नमेंट का अलग डिपार्टमेंट है ना, सरकारी जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि आपका होम मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट में, जैसे संसद है, से फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लोग काम करते होंगे ना, वहाँ एम्प्लॉयज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो सरकारी एम्प्लॉय होंगे। यस सर। तो उसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो क्या हो, रेलवे हो, तो आप भी सीधे क्या हो जाएंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाएंगे। जैसे होता क्या है कि जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है तो कंपनी के एम्प्लॉय हुए ना, तो वो फंडा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि अगर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉय हैं तो आप सीधे एम्प्लॉय किसके हो गए? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। दे आर हेडेड बाई, और इसमें देखिए, इसमें जो भी मतलब जो आपका लीडिंग पोजीशन होता है इन सब डिपार्टमेंट में, उसमें ये लोग किसको रिक्रूट करते हैं? आईएएस को। दे आर हेडेड बाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड सिविल सर्वेंट हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। ठीक है, इनका अनदर। जो भी, इनका अगर आप देखिएगा जो सचिव लेवल का या हाई लेवल का जो भी पोस्ट पे लोग होगा रेलवेज वगैरह में, वो सब कौन होते हैं? दे आर आईएएस। आईएएस रैंक के अधिकारी को ये लोग क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो कि इनको हेड करते हैं। किसी भी तुम देख लेना संस्थान का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसका जो चेयरपर्सन होगा या कुछ भी होगा, तो वो कौन रहेगा? कोई ना कोई आईएएस या उसके आईएएस। बराबर रैंक का अधिकारी होगा। ठीक है, जो इन कामों को क्या कर सके, संभाल सके। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। इसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? जिस मंत्रालय के, मिनिस्ट्री का। जिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को आप जिस, तो किसी न किसी सीधे मिनिस्ट्री के अंदर में क्या होते हैं, ये आते हैं। जैसे रेलवे है तो रेलवे का तो अपना मिनिस्ट्री है, रेल मंत्रालय है ना। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेह होना। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जवाबदेह होना। जवाबदेही। ठीक है, जवाबदेही का मतलब क्या होता है? जवाबदेही का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अगर हम बोले कि कल आप लोगों को होमवर्क कंप्लीट करके आना है, और अगर आप नहीं करेंगे होमवर्क तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस, और आपको क्लास से क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी है। आपको काम करके क्या करना है? देना है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ये बोला गया है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है किसके लिए? उस मिनिस्ट्री के लिए जिस मिनिस्ट्री के अंडर में क्या होता है, वो आता है। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? कंसर्न मिनिस्ट्री देखता है। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। इसका मेरिट्स है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच आर एज फॉलो। दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। ठीक है, ये पार्लियामेंट को, यानी जो हमारी संसद है, उसको क्या करती है?
उसको पूरा छूट देती है कि वो अपने हिसाब से इनके कामकाज को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स अ हाई कर सकते डिग्री ऑफ हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और ऐसा अगर कोई भी काम धाम है तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको जनता का जवाब देना पड़ेगा। जनता अगर बोलेगी कि काहे नहीं सीवान से थावे ट्रेन चल रहा है, बुलेट ट्रेन चलाओ सीवान से थावे, तो यहाँ पे जो हमारे रेल मंत्री होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के जनता को बताना पड़ेगा कि काहे नहीं चल पा रहा है, चाहे क्या दिक्कत है, क्या ठीक है कब चलाएंगे, बात समझे। ये चीजें होती हैं। The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government. तो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, क्योंकि जो सीधे जो पैसा इनकम जनरेट होगा वो सीधे कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने में, ठीक है। खजाने में। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है लेकिन रिटर्न उतना आता नहीं है। नहीं है। Where national security is concerned, this form is most suitable since it is under the direct and supervision of the concerned ministry. और जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना है कि काम बंद करो, चाहे काम रोको, चाहे ये करो चाहे वो करो, क्योंकि ये सीधे किसके अंडर में आ रहा है, मिनिस्ट्री के अंडर, ठीक है। मिनिस्ट्री के अंदर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ट्रेन सेवा चलती थी, समझौता एक्सप्रेस, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ तो तुरंत मंत्रालय डिसीजन ले लेता है कि हम लोग क्या करेंगे, इंडिया पाकिस्तान में भी ट्रेन अभी नहीं चलाएंगे। ये हर चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। इन लोगों के पास क्या है, मतलब इन लोगों को जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी तो कोई भी डिसीजन लेने में ये चूकेंगे नहीं, ठीक है, रुकेंगे नहीं। ये अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, उतने के लिए क्या है, फ्री है, ठीक है। तो एक तरीके से समझिए तो अपने आप में ही पूरा क्या है, ये गवर्नमेंट ही है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या हो गया, एक तरीके से गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट ही है। सब कुछ, ठीक है, डिसीजन लेने का। अब लिमिटेशंस क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी व्हिच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब चूंकि इनका देखिए काम इतना बड़े स्तर पे होता है ना कि अचानक झटका में कोई डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। जब आप कोई भी काम बहुत बड़े स्तर पे करेंगे तो वहां पे आपके पास बार बार चेंज करने का ऑप्शन होता है, नहीं होगा। नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये पहला लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। दूसरा बोला द एम्प्लॉय और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर not allowed to take independent decision without the approval of ministry concerned. This lead to delay in matters where prompt decisions are required. अब देखिए आप तो आईएएस को बैठा दिए ना, आप आईएएस को बैठा दिए सारा काम धाम देखने के लिए, लेकिन आईएएस के ऊपर बैठे हुए रेल मंत्री हैं गंवार, ठीक है। मान लो अगर अनपढ़ गंवार है तो वो बोलेगा आईएएस कुछ और मंत्री कहेगा कुछ। आईएएस बोलेगा कि भैया यहाँ से यहाँ के बीच में ट्रैक बढ़ाइए, वहां से हम लोग माल क्या कर सकते हैं, लाद के उसको पहुंचा सकते हैं बड़े बड़े शहरों तक, तो फायदा होगा गवर्नमेंट को। रेल मंत्री बोलने के देखो हमारे गांव तक क्या करो, पटरी बिछाओ, सब हम अपने घर तक चाहते हैं कि क्या हो, रेलवे चले, ट्रेन जाए वहां तक। जबकि उस रोड पे एरिया में पटरी बिछाने से और ट्रेन चलाने से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, खाली क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। फिर भी तो अब एक बात बताओ, क्या तो जो भी आज जिस एम्प्लॉय के हाथ में इस काम धाम को सौंप रहे हैं तो उसको डिसीजन लेने का अधिकार ही नहीं है ना। वो कोई भी आपको मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता है, ट्रेन चलाने का, ये करने का डिसीजन उसकी बात नहीं है। वो बीच का डिसीजन लेगा, रनिंग देख लेगा, लेकिन नया ट्रेन चलाना है, इस रूट में ये करना है, तो सब कौन देखेगा, मिनिस्ट्री देखेगा, ठीक है। These enterprises are unable to take advantages of business opportunity. The bureaucrats' over-cautious and conservative approach does not allow them to take risky ventures. ठीक है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो देखिए आज के समय आप देखिए प्राइवेट में कुछ भी नया काम होता है तो किसमें होता है, प्राइवेट में होता है ना। यस सर। तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ये सरकारी नौकरशाह, तो वो लोग चेंज चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि जैसा है ना वैसे ही क्या हो, चलता रहे, ठीक है, चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन चल रहा है 100 साल पुराना, चलने दो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो नहीं चाहते उन चीजों को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है। मान लो इम्प्रूव करेंगे, कुछ का कुछ हो गया तो मेरा नौकरी भी क्या होगा,
चला जाएगा। चला जाएगा। जैसा है वैसा रहने दो, भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसका असर किस पे पड़ेगा कि ये लोग क्या है, यहाँ पे चेंज तब अकर ही नहीं होगा, कोई भी नया चीज आएगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए भारत में ही रेलवे जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता तो कब का बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो गया होता। ठीक है, ऐसे 10-20 साल Yes, पहले ही शुरू हो गया था बुलेट ट्रेन चलना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब कोई भी चेंज, जैसे हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ रेलवे बहुत बड़ी रेलवे है, दुनिया का सेकंड शायद सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। ठीक है, लेकिन आज भी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, पुरानी है। ठीक है, पुरानी है। से आता है, देयर इज रेट टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शंस कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। रेट टेपिज्म क्या होता है ना कि रेट टेपिज्म का मतलब यहाँ पे होता है कि जो अफसरशाही नहीं होता है। अफसरशाही का मतलब हो गया कि आप जाए, आपका कोई काम ही नहीं कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज रेट टेपिज्म, इसी को रेट टेपिज्म कहते हैं, कन्फर्म भी हम बोलते हैं। वही चीज है जो आपको नहीं बोले कि ऑफिशियल्स जो जानबूझ के परेशान करते हैं कि ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, आपका काम नहीं फंसाते हैं, Yes, sir. तो रेट टेपिज्म कहते हैं। ठीक है, अफसरशाही। तो रेट टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शंस कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। आप जाइएगा ना, आपका काम ही नहीं करेगा। सरकारी विभाग में दिक्कत क्या है, अब कोई भी चीज है तो बहुत समय लग जाता है किसी भी काम में। आपको मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई, पैसा ही क्लेम करना है तो मान लीजिए 3-4 साल तक पैसा क्या हो गया, मिलता रह गया। ठीक है, तो ये जो समस्या है ना, ये भी इसके चलते भी ये लोग उतने तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम ही सरकार हैं, हम ही सर्वे सर्वा है। तो जब ये चीज आपके अंदर रहेगा तो फिर आप बात सुनिएगा सामने वाले का। नहीं। तो ये चीज, इसके वजह से क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। जी हाँ, पॉलिटिक्स, जब मान लो कि मिनिस्ट्री का ये पार्ट है तो उसमें इंटरफेरेंस होना ही मिनिस्ट्री का है ना। अब बोले नहीं, एक रेल मिनिस्टर आए तो अपने गांव में ट्रैक बिछाए, दूसरे आए तो अपने गांव में ले गए, तीसरे आए तो बोले कि गांव में अपने ले जा रहे तो हमारे ससुराल में नहीं रहेगा, तो ससुराल में भी जाएगा, वहां भी चला गया, है ना। देखिए अभी खोल के अगर आप पढ़ेंगे पुराने हिस्ट्री में तो आपको मिलेगा ये चीजें कैसे ऐसे हुआ है। यानी अब देखो इस चक्कर में क्या होता है, इसमें कचरा किसका निकला, जो पब्लिक के पैसे से काम हो रहा था उसको तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है ना, है ना। These organizations are usually intensive to consumer needs and do not provide adequate services to them। ठीक है, इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स बोल रहा है ना यहाँ पे कि कंज्यूमर्स के नीड्स के प्रति इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील होना। आप कभी ट्रेन देखिएगा, आप तो ट्रेन में सब कुछ नहीं होंगे, ऐसे तो कोई नहीं होगा ट्रेन में नहीं गए होंगे। तो ट्रेन में एक जनरल बोगी होता है। Yes, sir. उसका दर्शन किए हो लोग, बहुत भीड़ होता है उसमें। जनरल बोगी जो दिल्ली की ट्रेन जा रही है, उसके जनरल बोगी को एक बार देख लो तो तुमको लगेगा कि इंसान नहीं, उसमें मुर्गी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत भीड़ होता है। जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक वैसे ही वो होता है। क्या सरकार ये चीज को नहीं देख रही है, क्या उसके नजर में ये चीजें नहीं है, लेकिन वो इसके प्रति पूरी की पूरी क्या है, इनसेंसिटिव है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंज्यूमर का नीड्स रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपने हिसाब से क्या कर रही है, उसको तो ठीक लगेगा वो करेगी, नहीं ठीक लगेगा नहीं करेगी। तो आपका यहाँ पे हम लोग का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और समय भी खत्म होने को है, कल आप लोगों को करवाएंगे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का। ठीक है, ये चैप्टर है कितना बड़ा, लेकिन बड़ा है, 23 पेज का चैप्टर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम कोशिश करते हैं कि समझा दें आप लोगों को। ठीक है, कि कम समय में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि ये सब इतना टेक्निकल चीज है ना कि ऊपर ऊपर पढ़ाने पे और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं,